नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पर। आज बात मुद्दे की में हम एक साइक्लोन के बारे में चर्चा करेंगे, चक्रवात के बारे में चर्चा करेंगे, जिसने हाल ही में लगभग 16-17 मई के आसपास उत्तर पूर्वी राज्यों को, जैसे उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों को में दस्तक दी। ठीक है, क्योंकि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और हाल ही की खबर है, इसीलिए इससे प्रश्न बनना स्वाभाविक हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है और इसको पूरा एंड तक देखेगा, क्योंकि हम इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, अम्फान के बारे में तो हम बात करेंगे ही, साथ ही में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाता है और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आपको देखने को जानने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं चक्रवात अम्फान के बारे में क्या चर्चा में रहा। तो IMD यानी जो भारतीय मौसम विभाग है, उसने 8 राज्यों में, ठीक है, उसने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलर्ट घोषित कर दिया था। लगभग क्योंकि ये जो चक्रवात था वो लगभग 16-17 मई के आसपास जो उत्तर पूर्वी 8 राज्य हैं उनके उसमें दस्तक देने की इसमें संभावना थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ वो पश्चिम बंगाल उड़ीसा वाला राज्य था, जो इस चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। ठीक है, अब इसका जो क्षेत्र रहा है वो रहा है बंगाल की खाड़ी और के जो निकट भारतीय तटरेखा है वहाँ पर। ठीक है, यानी वही जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी में ही बना है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो इसी क्षेत्र में ज़्यादातर उत्पन्न होते हैं। तो उसका क्षेत्र भी यही रहा है, बंगाल की खाड़ी के निकट जो भारतीय तट रेखा है वहाँ पर। ठीक है, लो प्रेशर एरिया बंगाल के दक्षिण पूर्वी खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान समुद्र के ऊपर बना है। ठीक है, तो लो प्रेशर एरिया बना है क्योंकि हम देखते हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो बनते कब हैं, क्योंकि कब ये एक चक्रवात का रूप लेते हैं, जब लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन होता है तब। ठीक है, तब हवाएं जो हैं वो एक केंद्र की ओर एकत्रित होते हुए चक्रवात के रूप धारण करती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कही गई है कि यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया है बेसिकली जो बंगाल का दक्षिण पूर्वी खाड़ी है और जो उससे सटा दक्षिण अंडमान समुद्र है उसके ऊपर बना है। इस क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान बहुत गर्म है, जिससे अम्फान के लिए पर्याप्त ईंधन प्रदान करना एक प्रमुख तूफान के बराबर बनने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली होता है कि अभी हम सब देखेंगे वैसे तो कि जब तापमान बढ़ जाता है सतह का, यानी जब, क्योंकि ये जलीय क्षेत्र होता है, तो जब सतह का तापमान बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो हवाएं हैं वो वेपर बनकर, जो जल होता है वह वाष्प बनकर ऊपर उठता है और फिर संघनित होकर फिर वहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है। ठीक है, और फिर ये सारी चीज़ें एक केंद्र की ओर अट्रैक्टेड होने लगती हैं और फिर वहाँ पर चक्रवात का निर्माण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो अधिक तापमान है वो एक ईंधन का काम करता है चक्रवात के निर्माण में। यह चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जैसे हमने देखा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था ये। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा एक मैंने इधर ये पिक्चर लिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा देखने को समझ में आएगा आपको कि देखिए ये पूरा हमारा ईस्ट कोस्ट है ना, ये पूरा ईस्ट कोस्ट है, ये पूरा बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है ये सारा। और ये चक्रवात जो है वो अम्फान वो इस तरीके से ऐसे बढ़ते हुए ऐसे बढ़ा है और बढ़ते हुए ये जो ईस्ट कोस्ट है हमारा उसको इसने प्रभावित किया, और बेसिकली कहाँ पर, ये जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाला क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, और फिर इधर प्रभावित करते हुए ये ऊपर की ओर निकला और भूटान, बांग्लादेश वाला क्षेत्र, कुछ म्यांमार का क्षेत्र भी जो है वो इसने प्रभावित किया। ठीक है, तो इस दृष्टि से ही हमें देखना है पूरे चक्रवात को, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही प्रभावित होते हैं और इनसे जो ईस्टर्न कोस्ट होता है वही सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। मैंने यहाँ पर एक पूरा ड्रामेटिक तरीके से सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया है ताकि अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और इसमें जो है वो ये आपका साउथ है और ये आपका नॉर्थ पोल है। अब ये हमारे बीच में से इक्वेटर जा रही है, ठीक है, 0 डिग्री पर, और ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। अब हमें ये चीज़, क्योंकि यही जो क्षेत्र होता है कर्क से मकर रेखा वाला, यही ऐसा क्षेत्र होता है जो
उष्ण क्षेत्र होता है जहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ने से यहाँ पर जो तापमान है वो और क्षेत्रों की अपेक्षा सर्वाधिक रहता है। ठीक है, तो सर्वाधिक रहता है। और हमने अभी जस्ट देखा था कि चक्रवात के ईंधन के रूप में क्या कार्य करता है, जो तापमान है, जो ज़्यादा तापमान है वो काम करता है। और हमारा भारत भी लगभग इसी क्षेत्र में आता है, क्योंकि हमने देखा था कि हम जानते हैं कि जो भारत के बीचों बीच से जो है वो आपकी कर्क रेखा गुजरती है ना, तो तापमान कहीं ना कहीं ज़्यादा रहता है और ये क्षेत्र सुटेबल होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए, यानी जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनके लिए बहुत ही एक एरिया जो है ये काफ़ी सही रहता है बनने के लिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जो इक्वेटर है उसके उत्तर में 5 डिग्री तक और दक्षिण में 5 डिग्री तक यहाँ पर कोई भी साइक्लोन नहीं बनते हैं। ठीक है ना, कोई भी साइक्लोन नहीं बनते हैं। डोल्ड्रम का क्षेत्र होता है, मंद बहुत हवाएं होती हैं, और यहाँ पर एक कारण और होता है क्योंकि यहाँ पर कोरियालिस फोर्स नहीं होता। ठीक है, कोरियालिस फोर्स यहाँ पर नहीं होता है, और कोरियालिस फोर्स नहीं होता जिसकी वजह से यहाँ पर चक्रवातों का निर्माण भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हुई कि हमारा जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्र है वो आपका इक्वेटर से लेकर और पूरा कर्क और मकर रेखा के बीच तक होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में यह ईंधन का काम करती हैं क्योंकि तापमान अधिक होता है चक्रवात बनने के लिए। ठीक है, लेकिन भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में कोई साइक्लोन्स नहीं बनते हैं, कोई चक्रवात नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरियालिस फोर्स का अभाव होता है। यह क्षेत्र डोल्ड्रम कहलाता है, मंद हवाओं का क्षेत्र होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में ईस्ट कोस्ट कैसे प्रभावित होता है। तो ये पूरा आपका बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है ना। अब ये पूरा समुद्री क्षेत्र है। जब होता क्या है कि ये जो तापमान, देखिए कहीं के भी चक्रवात हो, क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इनको नामों से जाना जाता है, तो लेकिन जो फॉर्मेशन है वो एक ही रहेगा। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का। तो होता क्या है कि ये पूरा समुद्री क्षेत्र है, और जब समुद्री क्षेत्र में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, है ना, तो वो जो समुद्री क्षेत्र है, जो समुद्री सतह है वो काफ़ी गर्म हो जाती है, और जब गर्म हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भाप बनकर पानी ऊपर उठने लगता है। क्योंकि ये जो मैं बात कर रही हूँ फॉर्मेशन की चक्रवात की, वो नासा के अनुसार है, जो सर्वमान्य बताई गई है, नासा के अनुसार बताई गई है। ठीक है, तो जैसे ही ये पानी गर्म होकर ऊपर उठता है सूर्य के तापमान की वजह से, और ऊपर जाकर फिर ये हीट को रिलीज़ करता है। ठीक है, यहाँ पे लो टेम्परेचर बन जाता है। लो टेम्परेचर जैसे ही लो प्रेशर बनता है तो यहाँ पर और जो हवाएं हैं वो केंद्र की ओर अट्रैक्ट होने लगती हैं, और इसके बाहर की ओर हाई प्रेशर बन जाता है। जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ पर कोरियालिस फोर्स डेवलप होता है, और कोरियालिस फोर्स डेवलप होने की वजह से चक्रवात का निर्माण होता है। ठीक है, चक्रवात का निर्माण होता है, और फिर ये चक्रवात धीरे धीरे जो भारत का पूर्वी तट है उनको प्रभावित करता है। ठीक है, भारत के जो पूर्वी तट है उनको प्रभावित करता है। लेकिन इनकी एक खासियत चक्रवातों की ये होती है कि जब तक ये जलीय क्षेत्र में रहते हैं ये विनाशकारी होते हैं, और जैसे ही ये कोस्ट तट से, यानी जो तट से टकराते हैं, ये विनाशकारी हो जाते हैं, भयावह स्थिति उत्पन्न करते हैं। क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो टेम्परेट जोन से, यानी जो उपोष्ण चक्रवात होते हैं उनसे कई ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। ठीक है, कई दिनों तक इसमें वर्षा तबाही वगैरह जो है हालांकि अल्प होते हैं, लेकिन ये तबाही ज़्यादा मचाते हैं टेम्परेट साइक्लोन की अपेक्षा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये सतह पे आगे बढ़ते हैं वैसे ही वैसे ये अपनी जो शक्ति है उसको खो देते हैं। ठीक है, और सतह के ज़्यादा संपर्क में आने पर ये समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको क्या होता है, इनको वो मॉइस्चर नहीं मिलता, वो आर्द्रता नहीं मिलती, जिसकी वजह से यह जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर एरिया में तेज़ी से घूम सके, तेज़ी से केंद्र की ओर अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, तो बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो बे ऑफ बंगाल में उष्णकटिबंधीय चक्रवात ज़्यादातर बनते हैं, और इनके बनने का कारण जो होता है वो होता है सूर्य सब समुद्री सतह पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो भाप बनकर ऊपर की ओर विस्तारित होने लगता है, और जब ये ऊपर की ओर विस्तारित होता है तो लो प्रेशर का फॉर्म होता है, हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, जब हीट रिलीज़ होती है कोरियालिस फोर्स का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में जो हवाएं हैं वो केंद्र की ओर उन्मुख हो जाती हैं, और जब केंद्र की बाहर से, मतलब बाहर से
केंद्र की ओर हवाएं जो है वो आती हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है चक्रवात में जो हवाएं हैं वो बाहर से अंदर की ओर आती हैं, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाओं का जो है वो विस्तार होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में कई बार ये पूछा जा चुका है कि जो चक्रवात होते हैं या फिर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ऐसे करके भी पूछा गया है, तो उसमें हवाओं का रुख किस ओर रहता है। तो हमें बताना है कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, यानी बाहर से अंदर की ओर होता है, ठीक है। जबकि हम प्रति चक्रवात की बात करते हैं तो उसमें अंदर हाई प्रेशर होता है, बाहर लो प्रेशर होता है। तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही चलती हैं, तो उसमें अंदर से बाहर की ओर जो है वो हवाओं का रुख होता है, ठीक है। जो इसका केंद्र होता है उसे कहते हैं चक्रवात की आंख, ठीक है, यानी आई ऑफ द साइक्लोन। तो ये भी चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है कि जैसे ही ये सतह पर विस्तारित होता है, हालांकि जब ये कोस्ट को हिट करता है चक्रवात तो ये काफ़ी विनाशकारी भयावह रूप ले लेता है, ठीक है। काफ़ी मानवीय तबाही जो है वो जन धन की हानि होती है, लेकिन जैसे ही ये सतह की ओर विस्तारित होता है ये अपनी शक्ति खोने लगता है और एक समय अंतराल में फिर ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं थोड़े चक्रवातों के विभिन्न नाम के अलग अलग, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। चाइना और जापान वाला जो क्षेत्र होता है ना, तो उसमें टाइफून बोलते हैं इनको, क्योंकि ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये पता नहीं कितनी बार जो है वो हमें हर परीक्षाओं में अगर साइक्लोन से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो ये प्रश्न हमें ज़रूर मिलता है, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड हमें प्रश्न ज़रूर मिलता है कि मैचिंग में ज़्यादातर आता है कि कहाँ के चक्रवात को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चाइना और जापान के को टाइफून कहते हैं, फिलीपींस में जो आते हैं उनको टाइफू या टेफू बोलते हैं, कैरिबियन सी में या मैक्सिको जो खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है और जो यूएसए है वहाँ पर इन्हें हरिकेन बोलते हैं। मिसिसिपी का जो मैदान है वहाँ पर इनको टॉर्नेडो बोलते हैं, ठीक है। और भारत मेडागास्कर वाले जैसे जो क्षेत्र हैं, जो हिंद महासागर के बेसिकली क्षेत्र हैं, उनमें बोलते हैं इनको साइक्लोन यानी चक्रवात, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब थोड़ा बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र देखते हैं। इसमें देखिए जो दुनिया के इस क्षेत्र में दो अलग अलग उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मौसम होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। मौसम होते हैं, एक होता है अप्रैल से लेके जून तक और एक होता है अक्टूबर से नवंबर तक। यानी एक तो गर्मी का मौसम होता है जो अभी चल रहा है चक्रवातों के लिए अप्रैल से जून तक का, और एक होता है अक्टूबर से नवंबर का जब हमारे यहाँ सर्दी का मौसम होता है, ठीक है। तो जो अप्रैल से जून तक का मौसम होता है तो वो तो कोरियालिस फोर्स की वजह से जो बे ऑफ बंगाल है, जो बंगाल की खाड़ी है, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, जो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें अम्फानी जो चक्रवात है वो आया है, ठीक है। तो वो तो बे ऑफ बंगाल में कोरियालिस फोर्स के जनरेट होने से होता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर बन जाता है और हवाएं जो हैं वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर बनती हैं, चक्रवात का निर्माण होता है। लेकिन अक्टूबर से नवंबर तक के जो चक्रवात आते हैं, यानी जो सर्दियों में चक्रवात आते हैं, वो बंगाल की खाड़ी में नहीं बनते, वो बनते हैं प्रशांत महासागर में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा कि ये प्रशांत महासागर में बनते हैं, ना कि बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। प्रशांत महासागर में ये बनते हैं और फिर वहाँ से हवाओं के माध्यम से ही अपना रुख जो है वो हिंद महासागर की ओर, बे ऑफ बंगाल की ओर करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो दो मौसम हो गए, अप्रैल से जून तक और हो गया अक्टूबर से नवंबर तक। अब इस चक्रवात की अगर बात करें फानी की, तो इसमें जो बंगाल का दक्षिणी खाड़ी और जो अंडमान द्वीप है उस समूह पर ये कब से 16 मई के आसपास इसने जो है वो हिट किया था, है ना। चक्रवात ने 16-17 मई के आसपास से चक्रवात ने दस्तक दी थी और इसमें विशेषकर जो प्रभावित हुए थे राज्य उसमें पश्चिम बंगाल और ओडिशा था, ठीक है। मानसून के मौसम के दौरान ऊपरी स्तर की हवाएं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। तो ये भी एक चीज़ में ध्यान में रखनी है कि मानसून के मौसम के दौरान जो ऊपरी स्तर की हवाएं होती हैं वे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए अनुकूल नहीं होती हैं, ठीक है। अब अम्फान की दिशा देखते हैं कि किस किस तरीके से ये चक्रवात आगे बढ़ा था। तो उत्तर पश्चिम के लिए आगे बढ़ा था, ठीक है, और बाद में फिर ये उत्तर पूर्वी जो बांग्लादेश वाला, म्यांमार वाला क्षेत्र हमने इस पिक में देखा था ना अभी, देखते हैं थोड़ा सा एक बार और तो अच्छे से और चीज़ें समझ में आएंगी कि देखिए पहले तो ये उत्तर पश्चिम में बढ़ा, फिर लेकिन फिर ये ऊपर की ओर जाता गया, है ना।
फिर ये ऊपर की ओर जाता गया और इसने म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश हो गया, म्यांमार वाले क्षेत्र को प्रभावित किया। क्योंकि ये भूटान को तो इसलिए प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि तब इसमें क्षेत्र का विस्तार ज़्यादा हो जाएगा और ये अपनी शक्ति को खो देगा। इसीलिए बांग्लादेश हो गया, म्यांमार वाले क्षेत्र को इसने काफ़ी हद तक जो है वो प्रभावित किया था। ठीक है, इसकी हुई अम्फान की दिशा। अब देखिए, इसमें मैंने एक करंट अफेयर्स को और ऐड किया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी ही कुछ ही दिनों पहले ही ये चर्चा में रहा था। ठीक है, और आगे भी चक्रवात आते ही रहते हैं, इसीलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तरी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम की नई सूची आई है। किसकी नई सूची आई है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम की। और हम पढ़ भी क्या रहे हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो IMD यानी जो भारतीय मौसम विभाग है उसने 169 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों जिनके बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर में आने की संभावना है आगे आने वाले समय में, उनके नामों की पूरी एक सूची को जारी कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं चक्रवातों की संख्या कितनी ली गई है, 169 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाल ही के कुछ वर्षों में जो चक्रवातों की बारंबारता है वो ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, पिछले वर्षों के तुलना में। ठीक, तो इसीलिए जब बारंबारता ज़्यादा बढ़ी है, ज़्यादा चक्रवात आ रहे हैं। हम पूरे वर्ष में संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा जो चक्रवात देखते थे वो देखते थे 4 से 5 चक्रवात देखते, लेकिन अभी जो है वो दुगनी संख्या से चक्रवात आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सूची है वो भी लगभग 169 रखी गई है। और इससे पूर्व जो ये सूची आई थी वो 2004 में आई थी। ठीक है, लेकिन अभी हम जब देख रहे हैं तो इन चक्रवातों के लिए जो सूची लाई गई है वो 169 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए पूरी सूची भारतीय मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। ठीक है, इसके तहत जो इस पूरी सूची आई है इसमें 13 देशों ने 13 नाम दिए हैं। 13 देशों ने कितने नाम दिए? 13 नाम इसमें दिए हैं। इस सूची में भारत से संबंधित, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है ना, कि भारत से संबंधित जो भविष्य में आने वाले चक्रवात हैं, अब 13 देश 13 नाम दिए हैं, तो भारत के लिए भी जो है वो पूरे 13 ही नाम होंगे। ठीक है, और आने वाले जो भी चक्रवात होंगे उनके जो नाम हैं उसमें है आपका गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, झार, प्रोबाहो, नीर, प्रभंजन, घुरानी, अम्बोध, जलधि और वेगा। तो हम देख रहे हैं ना कि ये सारे जो नाम हैं वो ये पर्यायवाची ही लग रहे हैं, है ना, पर्यायवाची लग रहे हैं ये सारे ज़्यादातर इसमें। और ये पुरुष इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें, और हमने देखा था कि जो पहले चक्रवात आए थे जैसे आपका कैटरीना हो गया, है ना, तितली चक्रवात हो गया, है ना, फानी हो गया, तो ये सारे कहीं ना कहीं जो है वो एक स्त्री नामों का इंडिकेट कर रहे थे। लेकिन अभी जो है ये एक तरीके से जो है वो पुरुष योग के जो नाम है उनको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाल ही की न्यूज़ है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि ये सारे जो काम हैं वो कौन करता है, वो कौन सारी सूचनाएं हमें दे रहा है, और ये पूरी जो सूची है वो तैयार कर रहा है, चक्रवात आ रहे हैं उनकी हमसे जानकारी साझा कर रहा है ना, जिसकी वजह से जो तबाही है, भारी तबाही, आने वाली जो भारी तबाही है उसको रोका जा सके। क्योंकि ओडिशा में जो चक्रवात आया था फानी, है ना, काफ़ी भयावह चक्रवात था, और जो मौसम विभाग था उसके पूर्व सूचना के चलते ही जो हमारी सैटेलाइट्स काम करती हैं, तो उनकी पूर्व की सूचना के चलते ही ये जो भारी तबाही थी उससे बचा जा सका था। और जितनी तबाही उस चक्रवात को मचानी थी उससे अपेक्षा कम तबाही जो है वो जन धन की हानि वहाँ पर हुई थी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय मौसम विभाग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, देखते हैं थोड़ा भारतीय मौसम विभाग के बारे में भी कि क्या है ये। ठीक है, तो IMD यानी भारतीय मौसम विभाग जो है वो उसकी स्थापना 1844 में हुई थी पुणे में। तो देखिए कितनी पुरानी संस्था है ये, 1844 में, यानी आज़ादी से पहले की भी आज़ादी मिलने के पूर्व से भी कितने पहले वर्ष की ये संस्था है। ठीक है, 1844 में इसकी स्थापना हुई थी, पुणे में हुई थी। वर्तमान इसके प्रमुख कौन है? लक्ष्मण राठौर हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है। और ये किस मंत्रालय के अधीन है? देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी हम पर्यावरण इसमें जोड़ देते हैं, कहीं ये पर्यावरण मंत्रालय के अधीन तो नहीं है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि ये आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन।
और मौसम ये काम क्या करता है, मौसम पूर्वानुमान से संबंधित भारत की ये सर्वोच्च संस्था है। ये हमें सारा डाटा देती है कि चक्रवात कहाँ पर कितने टाइम तक पहुँचेगा, उसकी गति कितनी होगी, ये सारी जानकारियाँ जो, हालांकि ये जो सूची है ये भी IMD के द्वारा ही प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अम्फान चक्रवात का, तो अब अगर आप इसका नाम सुनेंगे आगे, इसमें इससे संबंधित प्रश्नों को सुनेंगे तो आई होप कि आप इनमें से प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे और आपके लिए कुछ भी नया नहीं होगा। इस साइक्लोन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़ी हुई होंगी और उष्णकटिबंधीय यानी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके बारे में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है ना। और एक और न्यूज़ हमने डिस्कस करी थी 169 नए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनकी सूची को लेकर, जिसमें हमने भारत के 13 नामों को भी देखा। और अगर आप अब इन न्यूज़ों को देखेंगे तो आपके लिए कुछ भी नया नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब आप इनको एक बार देख चुके हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही है और बताइएगा कि आपको कंटेंट कैसा लगा है, कैसा आपको पूरा मैटर लगा है। ठीक है, कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कमेंट्स हमारे लिए, क्योंकि उससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें पता चलता है कि हमारी चीज़ें कैसे जा रही हैं और आगे हमें कैसा प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही हमारे चैनल पर जो है वो हो रही हैं, है ना। ये पूरा आपको कराया जा रहा है, पॉलिटी चल रहा है, उसमें करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं, बाकी का हम सिलेबस लगभग उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। एनवायरनमेंट भी स्टार्ट हो गया है, टेस्ट पेपर लगातार कराए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स कंटिन्यू है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल कराई जा रही हैं। आगे और भी नए सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही बेहतर कंटेंट, बहुत ही सटीक कंटेंट, ज़्यादा इधर उधर का नहीं, क्योंकि हम हमेशा इस चीज़ को कहते हैं कि ज़रूरी ही पढ़ना है, फालतू कुछ नहीं। क्योंकि हमें ये पता है कि हमें ये पढ़ना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये वीडियो आज का इतना ही रहेगा और प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी का आप अच्छे से पढ़ते रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, नकारात्मक सोच वालों से कोसों दूर रहिए क्योंकि वो बाधा हैं आपके मार्ग में, आपकी सफलता में, है ना। इसीलिए आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, सकारात्मक पक्ष रखिए, एक मजबूत सोच रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।